हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान का 100 पीवाईक्यू सीरीज में 10वां पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान राज्यों में निम्न में से किन श्रेणियों के नगरीय निकायों का गठन उपबंधित करती है? नगर क्षेत्र समितियां, नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषदें, नगर निगम। 2, 3, 4 इसमें सही है नगर क्षेत्र समितियां छोड़ करके। ऑप्शन ए। नगर निगमों के लिए वित्त आयोग के गठन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को संस्तुतियां करेगा। वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से निगमों के लिए सहायता अनुदान की संस्तुति करेगा। वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु उपायों की संस्तुति करेगा। राज्यपाल संस्तुतियों को मुख्यमंत्री के पास कार्यवाही हेतु अग्रसारित करेगा। इसका डी सही है, यानी यही वाला कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन एक नगर निगम के अनिवार्य कर्तव्यों में से नहीं है? मनुष्यों के लिए पेयजल को दूषित होने से बचाना तथा दूषित पेयजल का उपयोग रोकना, जलांतक रोगों के इलाज की व्यवस्था करना, प्रमुख आंकड़ों जिसमें जन्म और मरण से आंकड़े सम्मिलित हैं का पंजीयन करना, गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं और उनके शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी सही है, गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताओं और उनके शिशुओं को स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना यह नगर निगम का कर्तव्य नहीं है। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं? परिषद के सदस्य, कार्यकारिणी समिति के सदस्य, संपूर्ण नागरिक, पात्र नागरिक। सी सही है, संपूर्ण नागरिक। भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है केवल जनहित याचिका के आधार पर, निर्वाचन याचिका के आधार पर, व्यक्तिगत याचिका के आधार पर, सामूहिक याचिका के आधार पर। बी सही है, निर्वाचन याचिका के आधार पर। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता? निर्वाचक नामावली तैयार करना, पोलिंग बूथ का निर्माण करना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना। इसमें डी सही हो जाएगा, पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? इसको नहीं पढ़ना है, आगे चलते हैं। भारत के चुनाव में एनआरआईज द्वारा मतदान देने के लिए योग्य होने हेतु किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? उनका मतदान अधिकार का उपयोग करने हेतु अपने मूल स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। एनआरआई भले ही उन्होंने अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर ली हो या नहीं, मतदान देने हेतु योग्य हैं और एनआरआई की मतदाता पंजीकरण कार्यालय में फॉर्म 6 क भरकर अपने पंजीकृत कराना आवश्यक है। इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसमें डी सही है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? 243 के। ऑप्शन बी। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? 1989 में। ऑप्शन सी सही है। 61वें संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन डी सही है। संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करते हैं? ऑप्शन बी सही है, भारत का निर्वाचन आयोग। निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण,
संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। इसमें डी सही है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? 1989। ऑप्शन सी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। ऑप्शन सी। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इसमें डी सही होगा। प्रमाणित कदाचार के आधार पर 2/3 बहुमत से। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। बी सही है, ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटान करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। ए सही है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, इनमें से कोई नहीं। डी सही है, इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, परिसीमन आयोग, संसद, राष्ट्रपति। बी सही है, परिसीमन आयोग। निम्न में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। बी सही है, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई आदर्श आचार संहिता कैसा प्रावधान है? संवैधानिक प्रावधान, विधिक प्रावधान, कार्यपालिका का आदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं? इसको नहीं पढ़ना है, आगे चलते हैं। जो गैर जरूरी प्रश्न है उन्हें हम छोड़ देंगे। केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त संसाधनों के बंटवारे में भारत का वित्त आयोग निम्न में से किन पर विचार करता है? करों का बंटवारा, सहायता अनुदान, ऋण राहत, प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत। 1 और 2। ऑप्शन ए सही है, करों का बंटवारा, सहायता अनुदान। प्रथम वित्त आयोग संगठित किया गया था किस वर्ष? ऑप्शन डी सही है, 1951 में। 15वां वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न है। अच्छा, ये 21 में पूछा गया है। ये वाला प्रश्न भी 21 में पूछा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्न में से किस काल के लिए हैं? 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। फिर इधर देखते हैं, 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मापदंडों के अंतर्गत निम्न में से किस मापदंड को उच्चतम भार मिला? ऑप्शन डी इसमें सही है, आय दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? श्री संथानम, केसी नियोगी, राजमन्नार, ए के चंदा। बी सही है, केसी नियोगी। कथन और कारण। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ए गलत है, किंतु आर सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। यही सही है। बाकी ऑप्शन हैं, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के निधियों का विनिधान करना। इसमें ए सही है।
अगला प्रश्न, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी पंत, रंगराजन, राजमन्नार, संथानम। बी सही है, सी रंगराजन। जितने भी वित्त आयोग हुए हैं उन सबके अध्यक्ष किस वित्त आयोग में, कौन से अध्यक्ष? ये सब मिलान करने वाले प्रश्न आगे आ सकते हैं। वित्त आयोग को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत एवं राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। राज्य वित्त आयोग है विधिक संस्था, असंवैधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी सही है, संवैधानिक संस्था। कथन और कारण, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। ए सही है किंतु आर गलत। ऑप्शन सी सही है। राज्य वित्त आयोग 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? शांता कुमार, रंगराजन, वाई.वी. रेड्डी। सी सही है, वाई.वी. रेड्डी। वित्त आयोग का गठन किया गया है संस्तुत करने के लिए। वित्त विधेयक तैयार करने के लिए मानदंड, संघ सरकार का वार्षिक बजट तैयार करने के लिए मानदंड, संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए मानदंड, संघ सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखा परीक्षा के लिए मानदंड। वित्त आयोग होता है संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए ये सिफारिशें देता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना बनाने में सफल सहायता करना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान आवंटित करना, केंद्र और राज्यों के बीच साधनों का बंटवारा, वितरणीय पूल यानी डिविजिबल पूल से करों के आवंटन को निर्धारित करना। ए सही है, योजना आयोग को पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में सहायता करना ये वित्त आयोग का कर्तव्य कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट, भारत की संचित निधि। सी सही है, बजट। बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं है, इसके लिए दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय लेखा परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? भारतीय लेखा परीक्षण मुख्यतः वैधता परीक्षण है। भारतीय लेखा परीक्षण विधि द्वारा नहीं अपितु कार्यकारी आदेश द्वारा चलता है। लेखा परीक्षण केवल व्यय वाले पहलू तक ही सीमित है। उपर्युक्त तीनों। डी सही है, उपर्युक्त तीनों। भारत में निम्न में से कौन लोक बटुआ का संरक्षक जाना जाता है? लोक बटुआ यानी लोक वित्त का संरक्षक, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक। ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भ्रामक पदनाम है। यह केवल लेखा परीक्षण का ही कार्य संपादित करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष, वित्त मंत्री। ए सही है, राष्ट्रपति। जितने भी पद होंगे उसमें भारत का नाम लगा होगा और एक ही पद हो तो लगभग उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1976। ऑप्शन सी सही है। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों एवं सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया? 1976। वही वाला प्रश्न है ऊपर वाला। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। ऑप्शन सी सही है। आरओ मेंस 2014 ये कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? अनुच्छेद 315। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। बी सही है, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है किस अनुच्छेद से?
अनुच्छेद 323 ए से। ऑप्शन सी सही है। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है? केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। ए सही है, केंद्र सरकार। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद काल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा, यूपीएससी के अध्यक्ष द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, पार्लियामेंट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी सही है, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। किसी को पद से हटाना हो तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री शब्द होगा तो उसको छाट देना है, अलग कर देना है, वो सही नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। इसमें सी सही है, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ भी दिया है प्रधानमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है, संवैधानिक संगठन है। डी सही है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर रहता है 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। डी सही है, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। सी सही है, भारतीय आर्थिक सेवा। संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा हुआ? 1935। ऑप्शन ए। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। बी सही है, राष्ट्रपति को। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। टी सही है, भारत के राष्ट्रपति। आरओ मेंस 2014। आरओ मेंस में भी जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, लिखित नहीं होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रह सकते हैं। इसमें सी सही है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होंगे? भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर। ऑप्शन बी सही है, राज्य की संचित निधि पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 ए। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ये संबंधित है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें असम भी है, असम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार ... की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। इसमें बी सही है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। भारत में अनुसूचित जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? ये पहाड़ी, वनाच्छादित और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए संकेंद्रित है। इनकी अपनी परंपरागत जीवन शैली है। इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि, मत्स्य पालन एवं वानिकी है। बड़ी संख्या में जनजाति समूह पंजाब और हरियाणा में रहती है। इसमें 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन सी। कथन और कारण।
किसी राज्य में महाधिवक्ता या जिसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल का है। सामान्यतः महाधिवक्ता पद पर आसीन व्यक्ति सरकार बदलने के साथ बदल जाता है। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को परामर्श देता है महाधिवक्ता। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165। ऑप्शन ए सही है। राज्य का महाधिवक्ता। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है। ऑप्शन सी सही है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है। यही सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? ये वही वाला प्रश्न है। भारत के अटॉर्नी जनरल। कितनी बार प्रश्न पूछा गया है? यहाँ नीचे दिया हुआ है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। इसमें 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन ए। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। इसमें बी सही है, एक न्यायिक सलाहकार। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? राजभाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। अंगिका जब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसमें डी सही है, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत है। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 350 क। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? ऑप्शन डी सही है, इसमें उत्तराखंड। कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है? अनुच्छेद 343(1). ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। वे कौन सी 3 भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? यह है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ऑप्शन बी सही है। अब यही प्रश्न फिर से अगर आ सकता है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा 71वां संशोधन। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री। डी सही है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य सरकार के मुख्य सचिव। बी सही है, मुख्यमंत्री। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 1915 में की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। इसकी भी स्थापना वैसे ही हुई थी जैसे योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी।
सी सही है, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। डी सही है, योजना आयोग। प्रश्न आता है कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। सी सही है, कैबिनेट मंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, इनमें से कोई नहीं। डी सही है, उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि कितने वर्ष थी? बी सही है, 3 वर्ष। 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1952। ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है आरओ मीन्स 2021 और भी कई परीक्षाओं में। केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? समन्वयकर्ता है राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी सही है। पहले ही ऑप्शन में दे रखा है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? केंद्र सरकार, योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। ये सही है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। निम्नलिखित में से किसने भ्रष्टाचार के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करने हेतु सिटीजन्स गाइड जारी की? जनता की शिकायतों से संबंधित विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उपभोक्ता सहकारी समितियां, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बी सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। इसमें बी सही है, यानी यही वाला सही नहीं है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। ये सही है, मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। संविधान के PYQ सीरीज का अंतिम भाग, एक पार्ट और बचा हुआ है, एक वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। पूरी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि सफलता मिल सके आसानी से। धन्यवाद।